हाँ जी, चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, दोष भेदिए। ये वाला चैप्टर, इसके आगे 13 और नेक्स्ट वाला 14 चैप्टर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है, इससे यूजी में भी और पीजी दोनों में के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दोषों के जो स्थान क्या होते हैं, दोषों के भेद क्या होते हैं, हर एक के भेद के लक्षण क्या क्या होते हैं। 3 दोष हैं, उनमें भी एक के 5 भेद होते हैं, उन 5 के लक्षण के बारे में हम देखेंगे। तो ये सेम चीज़ आपके फिजियोलॉजी में भी आएगी, और पूरा फर्स्ट पेपर जो है वो इन दोषों से ही बना हुआ है, ज़्यादातर उसमें यही चीज़ें पूछी जाएगी। तो इसके जितने श्लोक, तुम दोषों के जितने श्लोक याद कर सकते हो उतने श्लोक याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये सेकेंड ईयर पैथोलॉजी के पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, जहाँ पे ये दोषों के भेद वगैरह की बात करें, तो उसको अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके तो श्लोक ही याद करने हैं। ठीक है, आगे जो कंसेप्ट है वहाँ से मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी डिटेल से। तो इसमें देखो, यहाँ वात के स्थान बताए हैं, तो ये वात के कुछ स्थान है, इसका श्लोक आपको याद किया हुआ होगा। तो ये वात के कुछ स्थान होते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज में जो पूछा जाता है, ये तत्रापि डैश विशेषतः, कि वात के इतने स्थान बताए, इसके अंदर विशेष कौन सा है, विशेष रूप से वात का स्थान कहाँ है, तो वो पक्वाधान यानी कि पक्वाशय होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही पित्त के अंदर देखना, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, ये सब तो है ही। इसके अंदर देखो, नाभि में पित्त का जो नाभि के अंदर जो है वो पित्त का विशेष स्थान बताया है। किसने, आचार्य वाघभट्ट ने बताया है नाभि में। ऐसे अगर चरक की बात करते हैं तो चरक बोलते हैं कि आमाशय के अंदर पित्त होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, थोड़ा याद नहीं रहता, तो उसको देख लेना। ये तुम्हारे फिजियोलॉजी के अंदर आएगा कि चरक में तो ये माना है, फिर वाघभट्ट ने ये माना है। तो अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा स्कोर करना चाहता है ना, जहाँ पे पित्त की बात आती है, तो पित्त के लक्षण लिखो और पित्त का जो स्थान है वो लिखो, उसके अंदर तुम एक्स्ट्रा पॉइंट ही ऐड कर सकते हो। क्योंकि वाघभट्ट ने जो है नाभि माना है, और चरक ने क्या माना है, आमाशय माना है। बाकी ऐसा नहीं करो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, पर एक्स्ट्रा जो स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए बताया। अब देखो, अब यहाँ पे कफ के स्थान की बात करें हैं, कफ के अंदर भी वही देखना है। ये तो सब नॉर्मल है ये चीज़ें, तो इसके अंदर भी स्पेशल क्या है कि उर्ज प्रदेश जो होता है वो कफ का श्रेष्ठ स्थान माना गया है। अब यहाँ पे वात के भेद की बात करेंगे, इसमें भी हमने तो हमारे टाइम में ये सभी के वात पित्त कफ सबके ही श्लोक याद किए थे, मतलब वात के जो टाइप्स हैं उनके भी श्लोक। तो अगर तुम्हें याद होते तो अच्छी बात है, वरना कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखो। देखो, प्राण वायु के अंदर क्या है, प्राण वायु सबसे पहले कहाँ है और कहाँ जाती है। तो प्राण वायु ऊपर की तरफ होगी हमेशा, है ना, ऊपर की तरफ, मतलब जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं तो वो कहाँ होती है, मूर्धा शिर में, तो वो स्थित रहती है, ऊपर की तरफ स्थिर रहती है। और वो क्या है, उर प्रदेश और कंठ में विचरण करती है। तो देखो, ऐसे जैसे ये है, ठीक है। तो अब इसमें प्राण वायु जो है, प्राण वायु मतलब जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे, यहाँ से मुख से लेंगे उसको, तो उसको ऐसा मान लो कि ये शीर प्रदेश में है। तो शीर प्रदेश में आई, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, अंदर तक जाती है, अपने लंग्स के अंदर जाती है ना। तो यहाँ पे ये लंग्स होंगे उसके, यहाँ पे उसको जाना है। देखो, ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर आगे कहाँ से जाएगी, कंठ से जाएगी। कंठ से जाएगी कहाँ पे, उर प्रदेश में, मतलब कि अपने लंग्स के अंदर जाएगी। तो इसका पाथवे ऐसे याद कर सकते हो, कहाँ से कहाँ कहाँ इसका स्थान होता है, भाई शिर में है, शिर में तो इसका स्थान है, फिर कहाँ से, कंठ और उर प्रदेश में जाती है। ठीक है, ऐसे ही सारी वायु के जो है आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना करके उसको देखना। फिर देखो, इसके अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती है, बुद्धि, हृदय और इंद्रियों और मन का धारण करने का काम। तो ये जो काम होता है, जो एक तरीके से सुपर नेचुरल, जो सुपर ह्यूमन वाले काम होते हैं वो करने वाली होती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि श्वास को रोको, प्राणायाम करो तो मन शांत होगा। श्वास की ब्रीदिंग, बहुत सारी टेक्निक्स भी होती है, जैसे एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है जो नेवी सेल्स कमांडर्स को कराते हैं, तो उससे उनका मन शांत रहता है। मतलब सांस को कंट्रोल करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बात इसके अंदर है, प्राण वायु जो होती है वो बुद्धि को, हृदय को, इंद्रियों को और मन का धारण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। उराकंठ चरो, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्तद्रिक, ऐसी कौन सी वायु होती है जो इनका धारण करती है, तो वो होती है प्राण वायु। ठीक है, फिर ये थूकना, छींकना, उद्गार करना, निश्वास और अन्न का प्रवेश करना, ये इसके कर्म होते हैं। तो देखो, प्राण वायु का स्थान क्या था, उर प्रदेश, मतलब शिर प्रदेश था, है ना। उसके अंदर भी ये कहाँ से, अपन नाक से सांस लेंगे, तो नाक और मुंह, तो इसके अंदर जो इसके फंक्शन है ना वो सारे मुंह से रिलेटेड है, मुंह से और नाक से रिलेटेड है। देखो, थूकना, स्पिटिंग मुंह से होगा, छींकना है, उद्गार है, निश्वास, श्वास को छोड़ना नाक से, मुंह से, दोनों से हो सकता है, और अन्न। तो इसके जो सारे फंक्शन है ना वो नाक और मुंह से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है,
फिर उदान वायु आता है। तो अपना उदान वायु जो है वो क्या करता है, उदान वायु का स्थान कहाँ है, उर प्रदेश में होता है। उदान से ऊ से उर प्रदेश याद रखना, इसका स्थान शिर था, इसका स्थान क्या है, उर प्रदेश है। फिर ये कहाँ जाती है, नासिका, नाभि और गले प्रदेश, गल प्रदेश में जाती है। तो नाक से लेंगे अपन सांस को, नाक से कहाँ, गले में आएगी और कहाँ तक जाएगी, ये नाभि तक जाती है। अब ये थोड़ा डीप जाती है। उदान वायु जो थी, प्राण वायु जो थी, वो कहाँ जा रही थी, अपने यहाँ पे ऐसे लंग्स बनाए थे ना, तो ये लंग्स के अंदर जा रही थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ये जो उदान वायु होती है ये कहाँ जाती है, ये आगे तक, नाभि तक जाएगी। ठीक है, बस ये चीज़ है। बाकी इन दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें कॉमन है, दोनों ऐसे ही ले रहे हैं अपन। फिर क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके कर्म इंपॉर्टेंट है कि ये वाणी की प्रवृत्ति करवाता है। प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति जो होते हैं ये इसके कर्म होते हैं। सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ वायु माना है, सभी के अंदर प्रधान वायु को, प्रधान वायु किसको माना है, उदान को माना है। ये ऐसे ही एक पॉइंट मैं तुम्हें बता रही थी, इसे याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि ये चीज़ तुम याद करो। ठीक है, इसका श्लोक, सभी चीज़ों का जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं इन सब का श्लोक याद करने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, व्यान वायु। व्यान में देखो वही कहाँ, इसका स्थान कहाँ होता है, इन सब के अंदर क्या देखोगे, इसका मेन स्थान कहाँ होता है। ठीक है, और इसके कर्म क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये कहाँ से कहाँ विचरण करती है, ये ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें सबका एक टेबल बना लेना, आगे टेबल बनी हुई आएगी। ठीक है, उसमें सबका स्थान और इसके क्या क्या कर्म है वो देखने। तो ये हृदय में रहती है और क्या करती है, सारे तरह के सर्वा प्राय सर्वा क्रियास तस्मिन् प्रतिबद्ध शरीर नाम, किसके लिए बोला, व्यान वायु के लिए कह रहे हैं। तो व्यान जैसे मान लो यान है ना, यान जो होता है, प्लेन जो होता है, विमान, उसके अंदर क्या करते हैं हम, घूमने, मतलब घूमने का काम करते हैं। उसके अंदर कहीं घूमने जाना होता है तो अपन यान में जाते हैं ना, तो ऐसे यान से व्यान याद रखना कि शरीर में जो भी गति होगी, घूमने फिरने का काम होगा, वो सब व्यान वायु से होगा। ठीक है, तो ये जो सारी गतियाँ होती है वो व्यान वायु करवाती है। अब यहाँ पे समान वायु है, समान वायु का स्थान कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्थान बहुत पूछते हैं कि क्या होता है, कि अग्नि के समीप रहती है। अग्नि के समीप मतलब अग्नि का स्थान कहाँ होता है, आम पक्वाशय मध्य होता है, आमाशय पक्वाशय के बीच में ड्यूडेनम जो होता है वो अपने अग्नि का स्थान होता है। तो उसी के पास में समान वायु का स्थान होता है। उसके पास में क्यों होता है, क्योंकि अग्नि को बढ़ाने का काम कौन करता है, वायु करता है। वायु का काम अग्नि का संशोधन करना होता है। अपन को पता है ना कि आग जब जलती है, कैसे जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगी। तो आग को जलने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो अपनी जाठर अग्नि है उसके पास रहने का काम, उसको बढ़ाने का काम अपनी समान वायु करती है। तो अब जब ये जाठर अग्नि के पास रहती है, मतलब इसका कुछ फंक्शन क्या होगा, कुछ डाइजेशन से रिलेटेड ही तो होगा। तो देखो वही है कि ये अन्न को ग्रहण करती है, सबसे पहले अपन अन्न खाते हैं, उसके बाद में क्या होती है, उसका पाचन होता है, फिर उसका विभाजन होता है। अन्नम गृह्णाति पचती विवेचेति, विवेचन करना मतलब उसका डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के अंदर अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, एक सार भाग बोलता है, एक मल भाग बनता है। तो आहार रस बनेगा, फिर उसका मल भाग बनेगा, तो वो सार उसका विभाजन करती है। और मुंचती मतलब उसको निकालने का काम भी ये करती है, उसका विसर्जन कराने का काम करती है। ठीक है, तो ये समान वायु के कर्म हो गए। फिर आगे देखो, ये अपान वायु की बात कर रहा है। अब अपान वायु का काम क्या है, कहाँ पे रहती है, सबसे पहले तो ये गुद प्रदेश में कहाँ रहती है, अपान का श्रोणी, बस्त्री, मेढ्र, उरु और उरु चरह, उरुगो चरह, चरह मतलब वहाँ पे चलती है। तो कहाँ रहती है, श्रोणी में, बस्ती में, मेढ्र मतलब शिश्न और यूनि मतलब पीनिस और वेजाइना है ना, उसमें, और उर प्रदेश के अंदर ये संचरण करती है, वहाँ पे ये चलती है। अब इसका स्थान कहाँ हो गया, मेन श्रोणी प्रदेश, जो गुद प्रदेश है ना, ये इसका गुद प्रदेश या श्रोणी प्रदेश दोनों सिनोनिम में, कुछ भी बोलो। तो वहाँ पे रहती है और करेगी क्या, किसका, किस किस का निष्क्रमण करेगी, देखो शुक्र का, आर्तव का, पुरुष का, मूत्र का और गर्भ, इन सबको बाहर निकालने का काम करती है। इन सबका धारण भी करती है, विक का धारण भी करती है और इनको बाहर निकालने का काम भी करती है। ठीक है, यहाँ पे अपना वात कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे पित्त आता है, हमने इसका भी श्लोक याद किया था, ये पाचक पित्त का कंप्लीट किया था। इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वही कि पाचक पित्त जो है उसका स्थान कहाँ होता है, तो पक्वाशय और आमाशय के बीच में होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या काम करता है, तो ये अन्न को पचाता है, सार और किट भाग का पृथक पृथक विभाजन करता है। यही काम कौन कर रही थी, अपनी समान वायु भी कर रही थी। ठीक है, और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो शेष पित्त होते हैं उनको ये बल प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, जो मेन जो डोमिनेंट है, पित्त के 5 भेद हैं, इसके अंदर भी सबसे डोमिनेंट जो भेद है, मुख्य भेद है, वो अपना पाचक पित्त होता है। ऐसे ही कफ के अंदर अपन देखेंगे कि अवलंबक कफ जो होता है वो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट है का क्या मतलब हुआ कि ये पाचक पित्त बाकी के जो 4
उसके टाइप है ना उसको बल प्रदान करेगा। अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अग्नि जो होती है वो 13 तरह की होती है। इसके अंदर भी एक जठराग्नि जो होती है वो मेन होती है, वो बाकी की जो 12 है उसको उसको बल प्रदान करती है। मतलब अगर जठराग्नि अच्छी होगी तो बाकी की 12 अग्नि भी अच्छी होगी। ऐसे ही अगर पाचक पित्त अच्छा हुआ तो बाकी के जो 4 पित्त है वो भी अपने काम अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए मेन है। तो इसके 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी श्लोक तो याद करना ही है, जो नहीं कर सके वो ये 3 पॉइंट याद रखना। फिर रंजक पित्त, रंजक मतलब क्या होता है, रंजन करना मतलब कि रंगना, है ना। रंगना तो इसमें अपने बॉडी के अंदर कौन सा है जो बहुत ज़्यादा कलर्ड होता है, तो रक्त होता है। तो ये रंजक पित्त क्या करता है, ये रक्त को, ये रक्त का फॉर्मेशन करता है मेनली। तो ये कहाँ रहता है, आमाशय के अंदर रहता है। आमाशय के अंदर पित्त का स्थान किसने बताया है, चरक ने बताया है, CA है ना, चरक ने बताया। तो ये रंजक पित्त जो होता है ये आमाशय के अंदर रहता है, ये रस का रंजन करता है। रस का रंजन करके क्या बनेगा, रक्त बनेगा। तो रस का रंजन करके ये रक्त धातु को बनाता है। फिर देखो साधक पित्त, साधक पित्त जो साधना करते हैं, है ना, उसकी क्या हृदय के अंदर स्थित होता है। साधना करने वालों के क्या हृदय में राम होते हैं। साधना करने वाले क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना, तो उनके हृदय से जुड़ा हुआ होता है। तो साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय के अंदर रहता है। और क्या करे, बुद्धि, मेधा, अभिमान, अभिमान का मतलब अहंकार, मतलब कि मैं हूँ। एक तरीके से इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेल्फ वर्थ की फीलिंग जब आती है ना, सेल्फ वर्थ की फीलिंग होना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ। तो इसको हम यहाँ पे अभिमान से ये लिया है ना, होने की भावना होना, तो वो साधक पित्त का काम होता है। अब अगर किसी कोई इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है ना, तो उसको मैं क्या बोलेंगे, इसमें साधक पित्त की जो दुष्टि हुई हुई है। तो जैसा नॉर्मल इंसान को क्या होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम वाला होना चाहिए, लेकिन इसमें ईगो आ गया तो साधक पित्त की दुष्टि हो गई। ठीक है, ये इसके विकृत कर्म है, वो आगे पढ़ना बाद में। तो ये साधक पित्त हो गया। उसके बाद में आलोचक पित्त, आलोचना किसी चीज़ की करेंगे तो कैसे करेंगे, जब अपन उसको देखेंगे। तो आलोचक पित्त का स्थान कहाँ होता है, वो आंखों के अंदर होता है। और ये क्या करता है, दृक्स्थम आलोचकम, क्या है, रूप आलोचनतः, रूप को देखने का काम करता है। भ्राजक पित्त कहाँ होता है, ये त्वचा के अंदर होता है। ये क्या करता है, भ्राजन करने का काम करता है, चमक प्रदान करने का काम करता है। फिर अवलंबक कफ आ गया। अब ये वापस इंपॉर्टेंट वाला आ गया, जैसे अपन ने पित्त में देखा था ना, देखो पित्त के श्लोक कितने बड़े बड़े थे, वो एक पाचक पित्त वाला बहुत बड़ा था, फिर आगे वाले क्या छोटे छोटे श्लोक थे, तो ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। पाचक पित्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो इसका श्लोक भी बड़ा है। अब देखो ये कहाँ रहता है, उर प्रदेश में रहता है। उर प्रदेश में एक और अपनी वायु भी रहती थी, कौन सी रह रही थी, उदान वायु। तो उर प्रदेश में किसके स्थान हो गए, उदान वायु का भी हो गया, और अपने अवलंबक कफ का भी हो गया। देखो अ भी तो ऐसे ही लिखते हैं, ऊ की तरह। अ को कैसे लिखे, ऐसे लिखेंगे ना, ऊ की तरह, तो ये ऊ बन गया। तो ये अवलंबक कफ और उदान वायु का स्थान कहाँ रहता है, उर प्रदेश के अंदर रहता है। और ये क्या करता है, त्रिक प्रदेश का अवलंबन करता है। त्रिक को दो तरह से लेते हैं यहाँ पे, है ना, जिसमें भी मोर वैलिड जो होता है ना, वो त्रिक को आप सैक्रम से ले लो। सैक्रम जो बोन होती है अपनी, त्रिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 3 चीज़ होती है ना, तो जहाँ 3 संधियाँ आकर के मिले उसको हम त्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे इधर अपना सैक्रम हो गया, ठीक है, सैक्रम के पास में इधर ऊपर कॉकिक्स आ जाएगी, और एक इनॉमिनेट बोन, इन दोनों इनॉमिनेट बोन को एक ही बोला है। तो जहाँ पे ये तीनों बोन्स आकर के मिलती हैं, इनॉमिनेट बोन्स दोनों, ठीक है, और सैक्रम और कॉकिक्स, तो ये जो जहाँ पे तीनों आकर के मिलती है इसको हम बोलते हैं त्रिक संधि। ठीक है, ऐसे ही एक अंश में होता है, तो उसको छोड़ो, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसको याद रखना कि यहाँ पे सैक्रम को बोला है त्रिक। ठीक है, अपन को त्रिक ही लिखना है। फिर क्या करता है, यहाँ पे ये अंबुकर्म से शेष कफ स्थानों का अवलंबन करता है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो कफ स्थान होते हैं उसका पोषण करता है, किस कर्म से, इसके अंबुकर्म से करता है। अंबुकर्म मतलब ये लिक्विड होता है ना, तो उससे ये बाकी की श्लेष्मा, बाकी के जो कफ होते हैं उसको बल प्रदान करता है। अब क्लेदक कफ, क्लेदक कफ मतलब कि गीला करना, ठीक है, आहार का क्लेदन करना, तो वो कहाँ होता है, वो आमाशय में होता है। तो क्लेदक कफ का स्थान कहाँ हो गया, आमाशय के अंदर। देखो क्लेदक, क्लेदन मतलब गीला करना, है ना, म्यूकस। तो म्यूकस का सिक्रीशन कहाँ पे होता है, अपने स्टमक के अंदर होता है ना। अपन ने पढ़ा था कि भाई HCl जो होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उससे अपने स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो म्यूकस आमाशय के अंदर होता है। तो क्लेदक कफ का स्थान कहाँ हो गया, आमाशय हो गया। आमाशय का स्थान एक और पित्त का भी था, तो किसका था, रंजक पित्त का था। ठीक है, और ये क्या करेगा, क्लेदन करेगा आहार का। फिर बोधक कफ, बोध करना मतलब कि जानना, तो टेस्ट को जानने का काम, तो टेस्ट को जानने का काम कहाँ से होता है, अपन को कहाँ से टेस्ट का पता चलता है, जिह्वा से होता है। तो बोधक कफ कहाँ होता है, जिह्वा के अंदर होगा, है ना, रस का बोधन कराता है ये। फिर तर्पक कफ, तर्पण का मतलब होता है एक तरीके से हीलिंग करना, नर्चर करना, है ना। तो अपना जो
जो मेन सिस्टम जो होता है बॉडी का चलता है वो कहाँ से, ब्रेन से चलता है। और इस ब्रेन को भी नर्चर करने का, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सीएसएफ करता है। तो यहाँ पे तर्पक कफ से किसको, सीएसएफ को कोरिलेट किया है, तो ये कहाँ होगा, सिर के अंदर होगा। ठीक है, तो तर्पक कफ का स्थान होता है सिर और ये क्या करता है, इंद्रियों का तर्पण करता है। फिर श्लेषक कफ, श्लेषक कफ अपने आप पता चल रहा है कहाँ होता है, संधियों में होता है। संधियों में साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, उसको श्लेषक कफ से रिलेट किया हुआ है। तो ये संधियों में होता है और ये क्या करता है, स्नेहन और बंधन करवाता है संधियों का। अब ये बोला कि ये जो होते हैं अविकृत रहते हैं तो ये अपने स्थान में रहते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं, लेकिन अगर ये दोष विकृत हो जाते हैं तो अपने स्थान को भी छोड़ देते हैं और अपने कर्म को भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इधर टेबल दी हुई है, इस टेबल के मदद से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो तीनों दोषों की यहाँ पे टेबल दी हुई है। अब देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती है, सारे कंसेप्ट। तो देखो, वायु का चय, प्रकोप और शमन, इसके बारे में बोला है कि कौन कौन से आहार तुम खाओगे तो किस दोष का क्षय होगा, किस दोष का संचय होगा और कैसे प्रकोप होगा। तो देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, एक चीज इसमें देखो, चय का मतलब संचय, ठीक है, पी का मतलब प्रकोप होता है। तो संचय क्या होता है, संचय एक अर्लियर स्टेज है। तो थोड़ी चीजें अगर अपन खाएंगे जो निदान जो होता है ना, तो अगर उसका कम सेवन करेंगे, उसका कम मात्रा में सेवन करेंगे और कम पोटेंसी का अगर सेवन करेंगे तो सिर्फ संचय होगा। अब अगर इसको अपन ने बहुत ज़्यादा कर लिया, ठीक है, तो उसका प्रकोप हो जाएगा दोष का। ठीक है, ये बात समझते हो, ये माइल्ड है, फिर ये आगे प्रकोप में आकर के ये थोड़ा सीवियर हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके निदान भी होंगे। तो देखो, अपन को वात का संचय कराना है ना, संचय कराना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचय, मतलब कि रुक्ष आदि वात का संचय करते हैं, अपन को पता है। ठीक है, प्रकोप करना है तो उसके अंदर भी रुक्ष कॉमन होगा, रुक्ष वात का संचय भी करेगा, प्रकोप भी कर सकता है। ठीक है, अब इसके साथ में अपन क्या चीज़ लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि ये संचय करेगा या प्रकोप करेगा। अगर इसके साथ में अपन ने उष्ण ले लिया तो इससे जो वात बढ़ रही थी उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा मतलब वो माइल्डर स्टेज में चला जाएगा, मतलब उससे उसका वात का सिर्फ संचय ही होगा। ठीक है, समझे, इस कंसेप्ट को समझना अच्छी तरीके से, हल्के में मत लेना, ये कंफ्यूज करेगा और ये पूछते हैं। ठीक है, तो रुक्ष के साथ में अगर उष्ण लेंगे तो सिर्फ संचय होगा। अब क्या है, इसके आगे वाली स्टेज है प्रकोप, मतलब उसके अंदर बहुत बढ़ाना है। तो बहुत बढ़ाना है तो क्या करो, शीत का सेवन करा दो। तो रुक्ष भी वात को बढ़ाएगा, यहाँ पे शीत भी वात को बढ़ाएगा। ये 2 डिग्री से वात को बढ़ाएगा, इसलिए ये वात का प्रकोप कर देगा। ठीक है, ये सिर्फ 1 डिग्री से बढ़ाएगा, मतलब कि सिर्फ एक फैक्टर से बढ़ाएगा, तो ये वात का सिर्फ संचय करेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे अपन पित्त का देखेंगे और कफ का देखेंगे। तो पित्त के अंदर देखो क्या है, शीत के साथ में अगर तीक्ष्ण का प्रयोग कर लिया तो देखो, तीक्ष्ण तो अपन दोनों के अंदर ही करेंगे। तीक्ष्ण का यूज संचय में भी करेंगे, प्रकोप में भी करेंगे। जैसे इसके अंदर रुक्ष प्रधान गुण था, इसलिए अपन ने रुक्ष लिया। पित्त का प्रधान गुण क्या है, तीक्ष्ण है, तो अपन ने यहाँ पे तीक्ष्ण लिया। तो तीक्ष्ण का यूज करेंगे अगर अपन शीतवीर्य के साथ में। ठीक है, तो ये शीतवीर्य क्या करेगा, ये पित्त के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। वही तो अब क्या, पित्त को बढ़ाने का काम कौन करेगा, सिर्फ ये तीक्ष्ण वाला करेगा। तो ये 1 डिग्री से पित्त को बढ़ाएगा, तो सिर्फ संचय होगा। अब तीक्ष्ण के साथ में अगर उष्ण का यूज कर लो तो ये 2 डिग्री से बढ़ाएगा, इसलिए ये पित्त का प्रकोप कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात समझ में आई, ये इजी सी थी। अब यहाँ पे जब कफ की बात आएगी ना, इसके अंदर थोड़ा उल्टा कंसेप्ट चल रहा है, तो कफ को अच्छे से देखना, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वात और पित्त से नहीं, कफ से पूछते हैं। कफ के लिए क्या है, देखो, स्निग्ध आदि गुण। ठीक है, तो स्निग्ध इसके अंदर भी होगा, संचय के अंदर, कफ के संचय के अंदर भी स्निग्ध होगा, कफ के प्रकोप के अंदर भी स्निग्ध होगा। अब संचय अगर अपन को कराना है तो शीत का यूज करो, शीत का यूज करेंगे तो सिर्फ संचय होगा। आप देखो, कफ का गुण क्या होता है, शीत होता है। अगर हमने इसमें शीत किया तो ये तो 2 डिग्री से कफ को बढ़ाने वाली बात हो गई। ठीक है, तो 2 डिग्री से कफ बढ़ा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 डिग्री से कफ बढ़ा रहा है। लेकिन जो प्रकोप वाला फैक्टर तुम देखोगे ना, तो वो कफ को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो, अपन स्निग्ध के साथ में उष्ण का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो उष्ण है ना, ये क्या करेगा, ये उतना उष्ण नहीं देना कि ये कफ का शमन कर दे। ये क्या करेगा, ये जो स्कंदित, यहाँ पे स्कंदन वर्ड आएगा। ठीक है, तो स्कंदित मतलब कि जमा हुआ जो कफ होता है उसको पिघला देता है। तो उसको पिघला देता है तो कफ और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका प्रकोप हो जाता है। प्रकोप का मतलब क्या हुआ कि भाई कोपस्तु उन्मार्गगामिता, अभी अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कोप का मतलब क्या होता है, वो जब उन्मार्ग में चले जाए, मतलब ये उर प्रदेश है अपना, ये यहाँ पे ये कफ इसके अंदर भरा हुआ है जो कि जमा हुआ है। ठीक है, अपन ने शीत
का सेवन किया तो चलो कफ बढ़ा तो था, संचय तो कफ का हुआ, लेकिन ये अपने स्थान पे ही है। लेकिन जैसे ही अपन ने अगर इसको हीट दे दी, मतलब उष्ण द्रव्य का यूज़ कर दिया, तो ये इतना जो जो जमा हुआ था ये क्या करेगा, ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो ये फैल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। अब जैसे ही निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोप हो गया। ठीक है, तो उष्ण का सेवन करने से यहाँ पे वात का शमन नहीं हो रहा, ये कफ जो होता है मतलब कफ का शमन नहीं हो रहा, ये कफ जो है वो पिघल रहा है और इसका प्रकोप हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखने वाली थी इसके अंदर। तो अपने वात पित्त कफ के संचय कब होता है, प्रकोप कब होता है, इसको देख लिया। इसको साइड में यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, वात पित्त का नहीं लिखो तो कफ का तो जरूर लिखना। अब देखो यहाँ पे चय का लक्षण है। चय का क्या लक्षण बताया है कि जब अपने स्थान पर ही दोष की वृद्धि होती है उसको हम संचय बोलते हैं। इसमें दोष वृद्धि करने वाले हेतुओं से द्वेष होता है, ये इसका लक्षण है कि किसी दोष का संचय हो रहा है। ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दोष वृद्धि का जो कारण होता है, जैसे मान लो अपन ने बहुत कुछ ठंडा ठंडा खाया, ठीक है, और अपने कफ दोष का संचय होता है, तो एक टाइम ऐसा आता है अपन को ऐसा लगता है कि भाई कफ भरा हुआ है, अब अपन को ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो ठंडी चीज़ खाने का मन नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गुनगुना सा पानी पी ले, गुनगुना पानी पीने का मन होता है कि गला खराब होता है। तो इसका मतलब क्या है, दोष का संचय हुआ है। तो संचय करने का जो कारण था उससे द्वेष हो जाता है, मतलब शीत उसका कारण था ना संचय का, तो उससे द्वेष हो गया कि हम शीत जो है वो सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, और विपरीत गुण वाले जो द्रव्य होते हैं उसको सेवन करने की इच्छा होती है, गरम गरम चीज़ें खाने की इच्छा होती है अगर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं थी। हाँ, ये जो विपरीत गुण इच्छा है ना, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, तो इसको एक बार मार्क कर लेना, तुम्हारे प्रॉफ में तो नहीं आएगा। तो विपरीत गुण इच्छा जो है वो किसका लक्षण है, वो संचय का लक्षण होता है। ठीक है, अब कोप और शमन के लक्षण क्या होते हैं। कोपस्तु उन्मार्गामिता, ये आ गया देखो कि कोप कोई दोष जो उसका है प्रकोप हो गया, वो कैसे पता चलेगा, वो जो उन्मार्ग में चला गया, मतलब जिसका जो स्थान था वो वहाँ से हट गया। जैसे कफ का और प्रदेश था तो वो वहाँ से हट के दूसरे जगह पे चला गया, तो वो कोप हो गया। ठीक है, और इसमें दोष अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, मतलब विशेष रूप से प्रकट करते हैं। उसके लक्षण जो थे, जो उसके कर्म थे, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में शरीर अस्वस्थ होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। और दोष अगर अपने स्थान में होते हैं, सम स्थिति में होते हैं और रोग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसमें शमन हो रहा है। देखो संचय का क्या लक्षण था, यहाँ पे संचय लिखना। संचय का क्या लक्षण था, क्या होता है इसके अंदर कि दोष जो होते हैं वो अपने स्थान पर ही रह करके बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही है और बढ़ रहे हैं, तो इसका लक्षण क्या आता है, विपरीत गुण इच्छा आएगा। इसके बाद में क्या होता है, प्रकोप। प्रकोप के अंदर क्या होता है, दोष अपने स्थान से बाहर निकल गए, ये अपने स्थान से बाहर निकल गए, तो ये क्या हो गया, प्रकोप हो गया। इसका लक्षण क्या होगा कि जो दोष के जो लक्षण होते हैं, जो हमने कर्म पढ़े लास्ट चैप्टर के अंदर, वो बढ़ जाते हैं। तो उसकी जो कर्म होते हैं वो बढ़ जाते हैं और रोग की उत्पत्ति होती है। शमन का क्या लक्षण होगा कि दोष जो है वो अपने स्थान के अंदर ही हैं, बढ़ नहीं रहे हैं और कोई भी तरह का रोग नहीं हो रहा है शरीर के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो दोष जो है उसकी शांति हो गई, उसका शमन हो गया। तो ये तीन इसके कैरेक्टर हैं, संचय का, प्रकोप का और शमन का। कभी पूछा नहीं गया पर फिर भी ध्यान रखना। अब देखो आगे, दोष का चय आदि काल, कब किसका संचय होता है, कब किसका प्रकोप होता है, तो ये आपको पता है। वात पित्त कफ है ना, संचय कब होता है, प्रकोप कब होता है, शमन कब होता है। तो ये अपन ने ऋतुचर्या के अंदर देखा था, तो अपन इसको एक बार इसमें वापस से नहीं देखेंगे, अपन ने पढ़ लिया था। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, अब देखो दोष चय में हेतु, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अपन ने कहा था कि ग्रीष्म ऋतु और क्या, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होता है वात का संचय, वर्षा में होता है पित्त का संचय, और जो शिशिर ऋतु होती है उसके अंदर होता है शीत का संचय, कफ का संचय।